नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कमज़ोर वर्ग को परिभाषित किया था। अनुसूचित जातियों को हमने जाना था कि अनुसूचित जातियां क्या होती हैं। इस वीडियो में हम इनकी समस्याओं को जानेंगे कि अनुसूचित जातियों की क्या समस्याएं हैं। अनुसूचित जातियों का निर्माण संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार किया गया है। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 10.47 करोड़ थी, जो बढ़कर 2001 में 16.66 करोड़ हो गई, जो देश की कुल तत्कालीन जनसंख्या का लगभग 16.19% है। अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में देश की कुल अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का 21.1% है। इसके बाद पश्चिमी बंगाल में 11.1%, बिहार में 7.8% और आंध्र प्रदेश में 7.4%, तमिलनाडु में 7.1%, महाराष्ट्र में 5.9% और राजस्थान में 5.5% और मध्य प्रदेश में 5.5% और कर्नाटक में 5.1% और पंजाब में 4.2% का स्थान है। लगभग 84% अनुसूचित जातियों की जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जो खेतीहर मजदूरों, सीमांत किसानों, जोतदारों के रूप में एवं साझे में खेती करके अपना जीवन यापन करती हैं। लगभग 16% अनुसूचित जातियों के लोग नगरों में निवास करते हैं। देश में अनुसूचित जातियों की स्थिति को जानने के बाद अब हम उनकी समस्याओं एवं निर्योग्यताओं पर विचार करेंगे। निर्योग्यताओं का तात्पर्य है किसी वर्ग या समूह को कुछ अधिकारों या सुविधाओं को प्राप्त करने के अयोग्य मान लेना, उन अधिकारों और सुविधाओं से उनको वंचित रखना। भारत में अस्पृश्य या अनुसूचित जातियों की कई निर्योग्यताएं हैं। इन निर्योग्यताओं के कारण इन्हें जीवन में आगे बढ़ने और अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर नहीं दिया गया। ये निर्योग्यताएं इनके लिए अभिशाप या बहुत बड़ी समस्या के रूप में सिद्ध हुई हैं। यहाँ यह कहा जा सकता है कि इन्हें दासों के समान जीवन बिताने के लिए मजबूर किया गया और सब प्रकार की सुख सुविधाओं से वंचित रखा गया। अस्पृश्यों कि ये निर्योग्यताएं 19वीं शताब्दी के अंत तक ही मौजूद रही हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही सुधार आंदोलनों तथा बाद में स्वतंत्र भारत में सरकारी प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप इनमें काफ़ी कमी आई है। स्मृतियों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में अस्पृश्यों की निर्योग्यताओं का उल्लेख निम्न प्रकार से किया गया है। धार्मिक निर्योग्यताएं। अस्पृश्यों की धार्मिक निर्योग्यताएं इस प्रकार से हैं। पहला है मंदिर में प्रवेश व पवित्र स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध। अस्पृश्यों को अपवित्र माना गया है, उन पर अनेक निर्योग्यताएं लाद दी गई। इन लोगों को मंदिर में प्रवेश, पवित्र नदी घाटों के उपयोग, पवित्र स्थानों पर जाने, अपने ही घरों पर देवी देवताओं की पूजा करने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। इन्हें वेदों तथा अन्य धर्म ग्रंथों के अध्ययन एवं श्रवण की आज्ञा भी नहीं थी। उन्हें अपने संबंधियों के शव सार्वजनिक शमशान घाट पर जलाने की भी स्वीकृति नहीं दी जाती थी। सेकंड पॉइंट है कि धार्मिक सुख सुविधाओं से भी इनको वंचित रखा गया। अस्पृश्यों को इस प्रकार की धार्मिक सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। यहाँ के स्वर्ण हिंदुओं को आदेश दिया गया कि वे अपने धार्मिक जीवन से अस्पृश्यों को पृथक रखें। अस्पृश्य लोगों को पूजा, आराधना, भगवत भजन, कीर्तन आदि का कोई अधिकार नहीं दिया गया। ब्राह्मणों को इनके यहाँ पूजा, श्राद्ध तथा यज्ञ कराने की आज्ञा भी नहीं दी गई। तीसरा पॉइंट है धार्मिक संस्कारों के संपादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अस्पृश्यों को जन्म से ही अपवित्र माना गया, इसी कारण इनके शुद्धिकरण के लिए संस्कारों की व्यवस्था नहीं की गई है। हिंदुओं के शुद्धिकरण हेतु धर्म ग्रंथों में 16 प्रमुख संस्कारों का उल्लेख मिलता है। इनमें अधिकांश को पूरा करने का अधिकार अस्पृश्यों को नहीं दिया गया। ये विद्यारंभ, उपनयन और चूड़ाकर्म जैसे प्रमुख संस्कारों को इनको करने की आज्ञा नहीं दी जाती थी।
नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक निर्योग्यताएं, यानी कि इनकी जो समस्याएं हैं जो सामाजिक हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहला है सामाजिक संपर्क पर रोक लगा दी गई थी। अस्पृश्यों को स्वर्ण हिंदुओं के साथ सामाजिक संपर्क रखने और उनके सम्मेलनों, गोष्ठियों, पंचायतों, उत्सवों एवं समारोहों में भाग लेने की आज्ञा नहीं दी गई। उन्हें उच्च जाति के हिंदुओं के साथ खान पान का संबंध रखने से वंचित रखा गया। अस्पृश्यों की छाया तक को अपवित्र माना गया और उन्हें सार्वजनिक स्थानों के उपयोग की आज्ञा नहीं दी गई। उनके दर्शन मात्र से स्वर्ण हिंदुओं के अपवित्र हो जाने की आशंका से अस्पृश्यों को अपने सब कार्य रात्रि में ही करने पड़ते थे। नेक्स्ट पॉइंट है इनको सार्वजनिक वस्तुओं के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अस्पृश्यों को अन्य हिंदुओं के द्वारा काम में लिए जाने वाले कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता था। स्कूलों में पढ़ने एवं छात्रावासों में रहने नहीं दिया जाता था। लोगों को उच्च जातियों के काम आने वाली वस्तुओं का प्रयोग भी नहीं करने दिया जाता था। ये पीतल, कांसे बर्तनों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। अच्छे वस्त्र और सोने के आभूषण नहीं पहन सकते थे। दुकानदार इन्हें खाना नहीं देते थे। धोबी इनके कपड़े नहीं धोते थे। नाई बाल नहीं बनाते थे। कहर पानी नहीं भरते। इन्हें अन्य स्वर्ण हिंदुओं की बस्ती या मोहल्ले में रहने की आज्ञा नहीं दी जाती थी। इनकी बस्ती या मोहल्ले अलग बसे हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा और मनोरंजन संबंधी सुविधाओं से वंचित। न केवल अस्पृश्यों को बल्कि शूद्रों तक को शिक्षा प्राप्त करने की आज्ञा नहीं दी गई। इन्हें चौपालों, मेलों, हाटों में शामिल होकर अपना मनोरंजन करने का अधिकार नहीं दिया गया। परिणाम यह हुआ कि समाज का एक बड़ा वर्ग निरक्षर रह गया। इनको शिक्षा नहीं मिल पाई, इसी वजह से ये वर्ग निरक्षर रह गया। नेक्स्ट पॉइंट है अस्पृश्यों के भीतर भी संस्तरण, हायरार्की। एक आश्चर्यजनक बात तो यह है कि स्वयं अस्पृश्यों में भी संस्तरण की प्रणाली अर्थात उच्च नीच का भेदभाव पाया जाता है। ये लोग 300 से अधिक उच्च व निम्न जातीय समूहों में बटे हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक समूह की स्थिति एक दूसरे से ऊंची अथवा नीची है। इस संबंध में KM पणिकर का कहना है कि विचित्र बात तो यह है कि स्वयं अछूतों के भीतर एक पृथक जाति के समान संगठन था। स्वर्ण हिंदुओं के समान उनमें भी बहुत उच्च और निम्न स्थिति वाली उपजातियों का संस्तरण पाया गया, जो एक दूसरे से श्रेष्ठ होने का दावा करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अस्पृश्य एक पृथक समाज के रूप में अस्पृश्यों को अनेक सामाजिक निर्योग्यताओं से पीड़ित रहना पड़ा। इस बारे में डॉक्टर पणिकर ने लिखा है कि जाति व्यवस्था जब अपनी यौवनावस्था में क्रियाशील थी, उस समय इन अस्पृश्यों इनको पंचम वर्ण भी कहा गया है कि स्थिति कई प्रकार से दासता से भी अधिक खराब थी। दास कम से कम एक स्वामी के ही अधीन होता और इसलिए उसके अपने स्वामी के साथ व्यक्तिगत संबंध होते थे, लेकिन अस्पृश्यों के परिवार पर तो गांव भर की दासता का भार होता था। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक निर्योग्यताएं। सामाजिक निर्योग्यताओं के बाद आर्थिक निर्योग्यताएं। अस्पृश्यों को वे सब कार्य सौंपे गए थे जो स्वर्ण हिंदुओं के द्वारा नहीं किए जाते थे। आर्थिक निर्योग्यताओं के कारण अस्पृश्यों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि उन्हें विवश होकर स्वर्णों के झूठे भोजन, फटे पुराने वस्त्र, त्याज्य जो उन्होंने छोड़ दी है, जो वो वस्तुएं इस्तेमाल नहीं करते थे स्वर्ण, उनको अपनाना पड़ता था और उन्हीं से ही उनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती थी। व्यावसायिक निर्योग्यता में अस्पृश्यों को मलमूत्र उठाने, सफाई करने, मरे हुए पशुओं को उठाने, उनके चमड़े से वस्तुएं बनाने का कार्य सौंपा गया। इन्हें खेती करने, व्यापार चलाने, शिक्षा प्राप्त करने, नौकरी करने का अधिकार नहीं था। ये लोग ग्रामों में अधिकतर भूमिहीन श्रमिकों के रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार ये निर्योग्यताएं लाद दी गई थी कि ये अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर किसी अन्य पेशों को नहीं अपना सकते हैं। पेशे की अगर हम बात करें तो उस समय पे जो जिस जाति का था उनके सभी के पेशे निर्धारित थे। संपत्ति संबंधी निर्योग्यताएं। व्यावसायिक निर्योग्यताओं के अलावा इन्हें संपत्ति संबंधी निर्योग्यता से भी पीड़ित रहना पड़ा।
इन्हें भूमि अधिकार, धन संग्रह की आज्ञा नहीं दी जाती थी। अस्पृश्यों को दासों के रूप में अपने स्वामियों की सेवा करनी पड़ती थी, चाहे प्रतिफल के रूप में उन्हें किसान ही कम क्यों न दिया जाए, कितना ही कम क्यों न दिया जाए। अस्पृश्यों की संपत्ति संबंधी निर्योग्यता से ही द्रवित हो आचार्य विनोबा भावे ने इनके लिए भूदान आंदोलन चलाया था। भरपेट भोजन की सुविधा भी नहीं थी, आर्थिक शोषण किया जाता था। अस्पृश्यों का आर्थिक दृष्टि से जो शोषण हुआ है, उन्हें घृणित से घृणित पेशों को अपनाने के लिए बाध्य किया गया और बदले में इतना भी नहीं दिया गया कि भरपेट भोजन वो कर सकें। उसकी महत्वपूर्ण सेवाओं के बदले में समाज ने उन्हें से झूठा भोजन, त्याज्य वस्तुएं जो त्याग दी गई हैं, ऐसी वस्तुएं, फटे पुराने वस्त्र इत्यादि दिए। हिंदुओं ने धर्म के नाम पर अपने इस सारे व्यवहार को उचित माना और अस्पृश्यों को इस व्यवस्था से संतुष्ट रहने के लिए बाध्य किया। राजनीतिक निर्योग्यताएं में हम पढ़ेंगे कि अस्पृश्यों को राजनीति के क्षेत्र में सब प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया। उन्हें शासन के कार्य में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करने, कोई सुझाव देने, सार्वजनिक सेवाओं के लिए नौकरी प्राप्त करने या राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। अस्पृश्यों को कोई भी अपमानित कर सकता था, यहाँ तक कि पीट भी सकता था, उनकी कोई पिटाई भी कर सकता था। ऐसे व्यवहारों के विरुद्ध उन्हें सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। उनके लिए सामान्य अपराध के लिए भी कठोर दंड की व्यवस्था थी। दंड की कठोरता का भी इसी बात से पता चलता है कि मनु ने बतलाया कि निम्न वर्ण का मनुष्य, शूद्र या अस्पृश्य, अपने जिस अंग से उच्च वर्ण के व्यक्तियों को चोट पहुंचाए, उसका वह अंग ही काट डाला जाएगा। वह जो हाथ या डंडा उठाएगा, उसका हाथ काट दिया जाएगा। स्पष्ट है कि अस्पृश्यों की अनेक राजनीतिक निर्योग्यताएं रही हैं। अस्पृश्यों की उपयुक्त निर्योग्यताएं मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था से विशेष रूप से संबंधित हैं। वर्तमान संदर्भ में ये निर्योग्यताएं इतिहास की बातें बनकर रह गई हैं। वर्तमान में अस्पृश्यों एवं अनुसूचित जातियों की समस्या प्रमुखतः सामाजिक और आर्थिक, न कि धार्मिक और राजनैतिक। इतने लंबे समय से सब प्रकार के अधिकारों से वंचित, निरक्षर और चेतना शून्य होने के कारण इनकी स्थिति में सुधार होने में कुछ समय लगा। इनके प्रति लोगों की मनोवृत्ति धीरे धीरे बदलने लगी और कालांतर में सामाजिक जीवन की मुख्य धारा में प्रभावित हो सकी। अस्पृश्यों की निर्योग्यताएं नगरों में समाप्त सी होती जा रही हैं, बल्कि हो गई हैं, परंतु गांवों में आज फिर भी देखने को मिलती है। गांवों में इसकी सामाजिक परिवर्तन की जो गति है वो बहुत धीमी है। ये सत्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अस्पृश्य कहे जाने वाले अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाले लोगों की कई निर्योग्यताएं दूर हुई हैं, किंतु साथ ही यह भी सत्य है कि इनके लिए किए गए कल्याण कार्यों के परिणाम स्वरूप अनेक नई समस्याएं भी पैदा हुई है। जैसे कि इनमें राजनीतिक चेतना एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है, जिसका परिणाम यह हुआ कि स्वर्णों और अवर्णों में तनाव और संघर्ष पैदा हो गए। अनुसूचित जातियों और स्वर्णों में टकराव होने लगे और इनमें लड़ाइयाँ होने लगी, क्योंकि हर व्यक्ति किसी की दृष्टि से राष्ट्रीय हित में ये नहीं था। अनुसूचित जातियों की एक नवीन समस्या यह भी हो गई कि इनमें वर्ग भेद पनपने लगा। जिन परिवारों के सदस्यों ने उच्च शिक्षा का लाभ प्राप्त कर उच्च पद प्राप्त कर लिया अथवा सरकार से ऋण अथवा अन्य सुविधाएं प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठा लिया, वे स्वयं को अपनी ही जाति के अन्य लोगों से पृथक समझने लगे और अपने आप को उच्च मानने लगे। ऐसे लोगों की अपने स्वयं के परिवार की उन्नति में तो रुचि थी, किंतु वो अपनी जाति, समाज और राष्ट्र के व्यापक दृष्टिकोण से सोचने व कार्य करने के का भी उनमें अभाव था। धन्यवाद।